हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB में पेपर 4 का मॉड्यूल डी चैप्टर 17 कर रहे हैं। यह है टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो इनकॉर्पोरेशन के बेस पर बेसिकली दो टाइप की कंपनीज होती हैं। एक होती है स्टैचुरी कंपनीज और दूसरी होती हैं वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। I also request you to please pause the video and see the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. Please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. स्टैचुरी कंपनी क्या होती है? स्टैचुरी कंपनी बेसिकली वो होती हैं जो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है जब कोई स्पेशल एक्ट पास करती है और उसके हिसाब से कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो उसको बोलते हैं स्टैचुरी कंपनी। ठीक है, इसमें जो भी एक्ट में राइट्स और ड्यूटीज़ दिए गए होंगे वो सारे राइट्स, वो सारी पावर, वो सारी प्रिविलेज ये कंपनी इंजॉय करेगी। ठीक है, जो स्टैचुरी कंपनीज हैं उनमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाई एक्ट के अंतर्गत ये बनाई गई है। नॉर्मल जब कोई पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी बनती है तो उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बेस पर ही टर्म्स कंडीशन डिसाइड होती हैं, लेकिन इसमें एक्ट में सब कुछ दिया होता है तो एक्ट के अकॉर्डिंग होती हैं, इसलिए MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं चाहिए। ठीक है, ऑल्दो ईच कैटेगरी कंपनी इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट द कंपनीज एक्ट ऑल्सो एप्लीकेबल। ठीक है, कहा यह गया है कि ये है कि स्पेशल एक्ट से बना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज एक्ट 1956 2013 को ये लोग ओवरलुक करेंगे, नहीं, वो भी इनको फॉलो करना ही करना है। हाँ, ये बात ज़रूर कही गई है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनकन्सिस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो उस केस में सबको किसको सर्वप्रिय मानेंगे? कम एक्ट को, जो एक्ट के हिसाब से उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी और बाकी से बाद में देखी जाएंगे। जैसे एग्जांपल दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्ट है ये आपका 1934 का RBI एक्ट 1934 जो है ये आपका एक्ट है, इसके अंतर्गत RBI बनाएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, ऑल्सो कंपनीज एक्ट 2000। ठीक है, ये भी कहा गया कि जो भी इनकॉर्पोरेट होंगी, ये बता चुके हम, वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत भी रजिस्टर्ड होंगी। इसके साथ ही साथ जैसे टाटा आयरन हो गया, टाटा आयरन स्टील कंपनी हो गई, ये सब भी एक्ट के अंतर्गत भी हैं और साथ ही साथ उसमें कंपनीज एक्ट दोनों में आती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, तो इनकॉर्पोरेशन के बेस पे दो तरीके की होगी, लाइबिलिटी के बेस पे तीन तरह की होती हैं। क्या? पहला होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और थर्ड है कंपनी विद अनलिमिटेड गारंटी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि इसमें शेयर कैपिटल का प्रोविजन रहता है जिनको कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स में बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे कह दिया गया कि 100 शेयर में बांट दिया गया पूरे शेयर कैपिटल को। उसके बाद फंड सोर्स किए जाते हैं। हर एक शेयर की एक फिक्स नॉमिनल वैल्यू होती है जिसे हम लोग फेस वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, जो कि शेयर होल्डर को पे करनी होती है अपना हिस्सा जाहिर करने के लिए। वो शेयर होल्डर एक साथ भी पे सकता है और कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती है कि वो इंस्टॉलमेंट्स भी पे आउट कर सकता है। जो मेंबर है उसको फिक्स अमाउंट यानी फेस वैल्यू के अलावा और कुछ भी पे नहीं करना है। कंपनी में जो उसकी लाइबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर की कीमत तक ही लिमिटेड है। ठीक है, दूसरे शब्द में कहते हैं कि लाइबिलिटी जो ओवरऑल जो कंपनी की होगी वो जितना वो पे कर चुके हैं शेयर या जो अनपेड शेयर है, मतलब अगर इंस्टॉलमेंट पे तो जो शेयर का अमाउंट बचा हो पे करना सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी मानी जाएगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब होता है? जहाँ पर भी ऐसी कंपनी होती है जिसमें जो मेंबर्स हैं उनकी गारंटी होती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो गारंटी किसमें रहती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चीज़ मेंशन रहती है कि अगर मान लीजिए कंपनी डिसॉल्व होती है, वाइंड अप होती है, ठीक है, लिक्विडेट होती है, तो उस केस में एसेट्स को या लाइबिलिटी को जितनी गारंटी दी है मेंबर्स ने सिर्फ वहीं तक आप उनसे रिकवर करेंगे। ठीक है, इसमें हर एक मेंबर एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी की गारंटी देता है कि भाई इतनी गारंटी मेरी है। शेयर से मतलब नहीं, अमाउंट का मतलब होता है। ठीक है, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसमें शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर होगा तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहेगा। साथ ही साथ इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेंबर ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी होते हैं। ये जो कंपनी होती हैं अगर इनमें इक्विटी शेयर कैपिटल होता भी है तो हर एक का फिक्स शेयर कैपिटल रहता है, ये भी कहा गया है। तो जो लाइबिलिटी है वो बेसिकली उसके शेयर कैपिटल प्लस अमाउंट ऑफ गारंटी यहाँ तक लिमिटेड हो जाएगी, इससे ऊपर नहीं हो सकती है। कंपनी विद अनलिमिटेड गारंटी, देखिए ये एक तरह समझ लीजिए ऐसे पार्टनरशिप फर्म होती वैसा हो गया कि इसमें अनलिमिटेड गारंटी, अगर कंपनी डिसॉल्व होती है, वाइंड अप होती है, तो सारे मेंबर्स की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अनलिमिटेड गारंटी तो जितना जो भी उनके शुरू में जो पार्टनरशिप डीड हुई है उसके हिसाब से जो बनाई गई है कि इतना 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 हिस्सेदारी है प्रॉफिट में, तो अगर भाई लॉस होगा तो भी उतने इतने से आए, तो लाइबिलिटी इसमें अनलिमिटेड है। अब तीसरा तरीका होता है क्लासिफिकेशन कंपनीज का बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो उसमें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, वन पर्सन और स्मॉल कंपनी, ये टोटल 6 तरह के क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो गए हैं।
तो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट कंपनी का मतलब ये होता है कि जिसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना हो और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, क्या? जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें जो शेयर कैपिटल है वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है इस चीज़ पर कि आप अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं कर सकते? जब तक कि 2000 के ऊपर हो जाए तब। 200 से ऊपर, सॉरी। अगर 200 से ऊपर मेंबर्स हो रहे हैं टोटल तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लिमिटेड, भाई प्राइवेट कंपनी में 200 से ऊपर मेंबर्स नहीं हो सकते, इसलिए कहा गया है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको 200 से ऊपर मेंबर नहीं ले जाने, इसीलिए आपको शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अगर 200 से ऊपर हो तो। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते हैं ये लोग सब्सक्रिप्शन के लिए। मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा, जब भी आईपीओ आता है किसी कंपनी का, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है, तो उससे पहले रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस यानी आरएचपी कंपनी इशू करती है। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस भी समझ लिए इशू नहीं कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। कोई भी उन्हें डिबेंचर उठाने के लिए, डिबेंचर मार्केट में डालने के लिए किसी के लिए नहीं कर सकते। डिपॉजिट के लिए देख लीजिए, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो किसी प्रकार का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती पब्लिक से। मतलब वो ऐसा नहीं है कोई भी आया और डिपॉजिट करके चला गया, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए मिनिमम कैपिटल, जो पेड अप कैपिटल है वो प्रेस्क्राइब करेगी कितना डिपॉजिट ले सकते हैं। पब्लिक कंपनी में क्या होता है? पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, तभी उसके शेयर्स जो हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेचे खरीदे जाते हैं। कम से कम 7 लोग होने चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए, आपको पता है, उसको फॉर्म करने के लिए। जो जो शेयर होते हैं पब्लिक कंपनी के, जनरली वो स्टॉक एक्सचेंज पर रहते हैं और आपको पता है वहाँ से खरीद फरोख्त उनकी होती रहती है। कोई भी मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं होता है पब्लिक कंपनी के लिए। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जिसमें कि गवर्नमेंट का 51% या उससे ज़्यादा का शेयर कैपिटल हो, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट का हो, या फिर ऐसी कंपनीज जो गवर्नमेंट की सब्सिडरी हैं उनका हिस्सा हो, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज में आ जाती हैं। फॉरेन कंपनी क्या होता है? ऐसी कंपनी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस या कंडक्ट ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, लेकिन या उसका जो ऑफिस हो वो इंडिया के बाहर हो, ठीक है। मतलब कि एज ए एजेंट इंडिया में काम हो रहा हो, या तो फिजिकली कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हो, तो उनको क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी बोलेंगे। वन पर्सन कंपनी नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है। बस ये कहा गया कंपनीज एक्ट में कि अगर जो वन पर्सन कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल जो है 50 लाख से ऊपर हो जाता है और उसका एनुअल टर्नओवर लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर तक 2 करोड़ हो जाता है, तो वन पर्सन कंपनी को स्वयं को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। कब तक? 6 महीने के अंदर अंदर। जैसे ये चीज़ क्लियर होती है कि भाई 3 महीने की 2 करोड़ रुपए का वो हो गया है, टर्नओवर हो गया एनुअल 3 साल तक का, तो उनको तुरंत अपने आप को 6 महीने के अंदर अंदर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। स्मॉल कंपनी क्या होता है? स्मॉल कंपनी का मतलब होता है पब्लिक कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी, मतलब जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, और जो अमाउंट प्रिस्क्राइब किया गया है वो 5 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन मतलब किसी भी हाल में 5 करोड़ से ऊपर जाता है। और टर्न ओवर जो पीएल का है वो 2 करोड़, जो ऊपर बताया 1%, अगर वो है, वो कंडीशन है, तो उनको स्मॉल कंपनी माना जाएगा। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का क्या मतलब होता है? एक कोई भी कंपनी जो है उसको सब्सिडरी अगली कंपनी का तब माना जाएगा जब जो अगली कंपनी है वो उसका मेजॉरिटी कंपोजिशन को होल्ड कर रही हो या कंट्रोल कर रही हो, मतलब अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू या अपने मैनेजमेंट के थ्रू उसको होल्ड करे, तो उसको सब्सिडरी माना जाएगा, ठीक है। जो अदर कंपनीज में होती है उसका जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होते हैं वो उसी के होते हैं, अदर कंपनी के। जो होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है उसकी जो खुद की सब्सिडरी होती है वो ऑटोमेटिकली जो मेन कंपनी है उसकी भी सब्सिडरी बन जाती है। एग्जाम्पल, जैसे कंपनी बी है, अगर वो कंपनी ए की सब्सिडरी है, ठीक है, और कंपनी सी जो है वो कंपनी बी की सब्सिडरी है, तो इसका मतलब जो सी है वो ए की भी सब्सिडरी होगी, ठीक है। ए बी सी 3 कंपनियों की मान लीजिए, अगर बी जो है वो ए के अंतर्गत आती है और सी जो है बी के अंतर्गत आती है, तो इसका मतलब सी जो है वो ए के अंतर्गत भी मान ली जाएगी, ठीक है। इसको मतलब होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें केवल मतलब मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और 3 डायरेक्टर होने चाहिए, ये कहा गया, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनी है उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं ऑब्टेन करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। जब वहाँ रजिस्टर करवाएंगे तब तो करना होता है, अदरवाइज नहीं करना होता, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी में कंपलसरी है, उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से ऑब्टेन करना पड़ता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन चाहिए लेकिन रजिस्टर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो
किसी भी स्टैच्यूरी मीटिंग नहीं कर सकती है, ठीक है, मतलब कंपलसरी नहीं है। और ऐसी स्टैच्यूरी रिपोर्ट उसको रजिस्टर ऑफ कंपनी को भी सबमिट नहीं करनी होती हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी को ऐसा करना होता है। उन्हें स्टैच्यूरी मीटिंग जो रिक्वायर्ड है वो करनी होती है, और रजिस्टर ऑफ कंपनी को उसकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है। कुछ प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट के, जो कि रेम्यूनरेशन और जो डायरेक्टर्स का जो होता है अपॉइंटमेंट होता है, जो एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह होती है, वो सब पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए वो कंपलसरी नहीं होती है। With this, we have come to an end. I hope you like this session. In case of any doubt, please feel free to ask in the comment section. Do like, share, and subscribe to the channel. Thank you so much for your valuable time.